जुनूनी इश्क पार्ट 38। रुद्र अद्विका के नाटक बहुत अच्छे से समझ रहा था, पर फिर भी वह अपने चेहरे पर कोई ऐसा भाव आने नहीं देता जिससे अद्विका को ये लगे कि रुद्र उसकी बात समझ गया है। वहीं अद्विका रुद्र की सुन शर्म से अपने दोनों गाल लाल कर लेती है। तभी रुद्र हल्का सा उसका चिन पकड़कर ऊपर की तरफ उठाता है, जिससे दोनों की नाक एक दूसरे से टच हो जाती है। अद्विका की सांसें और धड़कनें फिर एक बार तेज हो चली थी। वह कस के अपनी आंखें बंद कर लेती है, मानो उसे पता हो कि रुद्र अब क्या करने वाला है। पर रुद्र ठहरा मांझा हुआ शिकारी, जिसे अपने शिकार को तड़पाकर खाने में ही मजा आता है। वह अद्विका की हालत को अच्छे से समझ रहा था, तो बस क्या था, वह इसका फायदा उठा उसे झट से अपने गोद में बैठा लेता है। अद्विका रुद्र के इस हरकत से पूरी तरह चौंक जाती है। रुद्र भी अद्विका के बनते बिगड़ते चेहरे को ही देखते हुए एक मेड को आवाज लगाते हैं, जिससे वहां एक धुएं की तरह पिशाच आके खड़ा हो जाता है। रुद्र अद्विका के खाने के लिए कुछ लाने को बोल अद्विका के होठों को सहलाने लगता है। अद्विका, जो थोड़ी देर पहले अपनी लाल हुए गाल को छुपाने की कोशिश कर रही थी, वह फिर एक बार लाल होने लगता है कि तभी उसे अपने कानों में रुद्र की आवाज आती है, माय शुगर लिप्स, क्या तुम्हें शर्म आ रही है? अगर हाँ तो इसका कोई फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि मैं उसको आपको अच्छे से बता दूं कि आपके ये लाल हुए गाल मुझे आपको प्यार करने के लिए बेताब कर रहे हैं। और ऐसे अगर आप मेरे गोद में बैठे बैठे गाल लाल करती रहेंगी तो सच में मैं मजबूर हो जाऊंगा आपको प्यार करने के लिए। रुद्र ने ये बात तो अद्विका के गाल क्या उसके कान भी लाल कर दिए थे, जिसे देखते ही आज रुद्र को अद्विका पे हंसी आ रही थी। वह फिर भी अपनी हंसी को कंट्रोल कर अद्विका को शर्माने देता है। वहीं जिस पिशाच को खाना लाने के लिए भेजा गया था, वह अब तक रुद्र के सामने अपने हाथ में खाने की प्लेट लेके खड़ा हो जाता है, जिसके हाथ में रुद्र खाने की प्लेट लेके उसे जाने के लिए कहता है। वहीं भूख तो अद्विका को अच्छी खासी लगी थी। वह खाने की थाली देखकर रुद्र की तरफ देखती है, जिस पर रुद्र हल्का हंस पड़ता है। मुझे पता है तुम्हें बहुत जोर की भूख लगी है, इसलिए तो मैंने ये खाना तुम्हारे लिए मंगवाया है। ऐसा कह वह अद्विका के मुंह में एक निवाला डाल देता है। वहीं दूसरी ओर जर्मनी में डेको पूरी तरह से बौखला गया था। उसने वापस से अपने पिशाचों की फौज तैयार कर ली थी। वह ऑर्डर वाले लहजे में कहता है, इस बार कोई गलती नहीं होनी चाहिए, नहीं तो तुम लोगों को उस रुद्र से पहले मैं मार डालूंगा। डेको की बात सुन वह सारे पिशाच धुएं में गायब हो जाते हैं। उनके गायब होते ही डेको अपने हाथों में एक बोतल लेता है और जिसे देख मुस्कुराते हुए कहता है, बहुत जल्दी मेरे पास सारी ताकत होगी, वह भी पूरी तरह सिर्फ और सिर्फ मेरी। इधर रुद्र भी अद्विका को खाना खिला चुका था। खाना खिलाने के बाद रुद्र अद्विका को अपनी गोद से उतारता है और बिस्तर पर अच्छे से बैठा उसके चेहरे को अपने हाथ में भरकर कहता है, मेरी जान, अपना ख्याल रखना, मैं बहुत जरूरी काम से बाहर जा रहा हूँ। अद्विका कुछ कहती नहीं, पर मायूस सा चेहरा बनाकर रुद्र को देखती जरूर है। इधर रुद्र भी देर ना कर अद्विका के माथे पर एक किस कर कहीं गायब हो जाता है। रुद्र के जाते ही अद्विका अपने कपड़े चेंज करके सो जाती है। शाम 7 बजे के करीब अद्विका बेड पर सोई हुई थी। तभी बालकनी से
एक काला साया अंदर आता है और आते ही वह अद्विका को बहुत करीब से देखकर मुस्कुराता है। उसकी मुस्कुराहट से ही पता चल रहा था कि उसकी मुस्कुराहट कितनी घिनौनी है। वह अद्विका के इर्द गिर्द को मंडराते हुए उसे लेके कहीं गायब हो जाता है। अद्विका का मेंशन से गायब होना सबके लिए मुसीबत को दावत देने के बराबर था। पूरे मेंशन में भागा दौड़ी थी। ओमकार जी और दिव्या जी की भी हालत खराब थी कि उनकी बच्ची कहाँ चली गई। वहीं रितिका और आरव और मणिका सभी के सभी परेशान थे। किस्मत से विराट इस बार मेंशन में नहीं था, तो फिर से उसे बूढ़ा होना पड़ता। वहीं इन सब से दूर अद्विका एक आलीशान बिस्तर पर बेहोशी की हालत में सो रही थी। अद्विका जिसके कमरे में भी थी सो रही थी, तभी उसके कमरे का दरवाजा खुलता है, जहां से एक लंबा चौड़ा इंसान अंदर आता है, जिसके सर पर 2 सींग थे और बाल कंधे के नीचे तक आ रहे थे। अंदर आते ही वह अद्विका के करीब आकर और उसके शरीर की खुशबू लेता है और एक शैतानी हंसी के साथ कहता है, ओह रुद्र, क्या पसंद है तुम्हारी, मानना पड़ेगा। ऐसा कहते ही वह अद्विका के गालों को छूता है और फिर अपनी उंगलियों को उसके होठों पर ले जाकर दबाता है कि तभी अद्विका की हल्की नींद खुलने लगती है, जिससे अद्विका कुनमुनाती हुई अपनी आंख खोलती है। अद्विका की आंख खुलते ही अद्विका को अपने चेहरे के सामने एक चेहरा दिखता है, जिसे देखते ही अद्विका की डर से आंखें बड़ी हो जाती हैं। वहीं जोर से चिल्लाती है और अद्विका के चिल्लाते ही उस शख्स का चेहरा गुस्से में कांपने लगता है और वह अद्विका के गाल पर एक थप्पड़ जड़ देता है। ये पहली बार था जब अद्विका को किसी ने ऐसे थप्पड़ जड़ा था। थप्पड़ पड़ते ही अद्विका झटपटा पड़ती है और अद्विका रोने लगती है। कुछ देर पहले ही जो अद्विका बच्चों की तरह मुंह बना के रुद्र के सामने रोने का नाटक कर रही थी, वही अब किसी अनजान जगह पर किसी के बिस्तर पर सोई हुई थी। वह यही नहीं, उस शख्स ने उसे थप्पड़ भी मार दिया था। अद्विका को थप्पड़ पड़ते ही वह पूरी तरह से हिल गई थी, क्योंकि ये कोई सामान्य इंसान ने थप्पड़ नहीं मारा था। अद्विका को थप्पड़ मारने वाला कोई और नहीं, डेको था। वह अपने दांत पीसते हुए अद्विका के बालों को पकड़ के उठाता है और उसके चेहरे को अपने चेहरे के सामने कर कहता है, ना जाने कब से तुम्हें पाना चाहता था, सिर्फ और सिर्फ एक ही वजह से, पर अब वह इतना कह रुक जाता है। अद्विका भी अपने बाल को डेको के हाथ से छुड़ाते हुए खुद को अपने दोनों हाथों से कवर कर लेती है। अद्विका को ऐसा करता देख डेको के चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है और वह शैतानों की तरह हंसते हुए कहता है, बहुत बहुत जल्द तुम्हें मैं। डेको इतना ही बोल पाया था कि अद्विका झट से बोल पड़ती है, क्या बहुत जल्द? क्या यही कि तुम मुझे पालोगे? अगर तुम ऐसा सोच रहे हो तो तुम्हें मैं बता दूं कि तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, क्योंकि मुझे पता है मैं चाहे कहीं भी रहूं वह मुझे ढूंढ ही लेंगे। अद्विका का आत्मविश्वास देखकर डेको सिर्फ मुस्कुराता है और कमरे से बाहर चला जाता है। वहीं दूसरी ओर रितिका परेशान होकर अपने कमरे में बैठी थी। तभी विराट वहां आता है। विराट को वहां देख रितिका रोती हुई उससे लिपट जाती है और रोती हुई कहती है, अद्विका पता नहीं कहाँ है, मुझे बहुत डर लग रहा है, प्लीज उसे ढूंढ के ले आओ ना प्लीज। उसे कुछ हो गया तो मैं क्या करूँगी? मेरा
उसके अलावा कोई नहीं है। रितिका की बात सुनने के बाद विराट को बुरा लगता है। वह उसे अपनी बाहों में भरते हुए कहता है, प्लीज ऐसा मत कहो कि तुम्हारा कोई नहीं है। मैं हूं ना, और मैं हमेशा रहूंगा, यहाँ तक कि जब तुम बूढ़ी हो जाओगी तब भी। विराट ने यह बात रितिका को छेड़ते हुए कही थी। और बात रही अद्विका की, तो तुम चिंता मत करो, हमें पता है वह कहाँ है और हम उन्हें बचा लेंगे। वहीं जर्मनी में डेको के सामने रुद्र अपने एक पैर पर दूसरे पैर से चढ़ाए बैठा था और उसके साथ ही विराट, आरव और मणिका भी। तुम्हें देख एक अरसा हो गया था रुद्र, तुम्हें देखकर अच्छा लगा। ऐसा कहते हुए डेको रुद्र के काफी करीब हो जाता है और उसके गालों पे अपनी उंगलियां फेरने लगता है। उसे ऐसा करते देख बाकी तीनों हैरान हो जाते हैं, पर रुद्र के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। वह जस के तस बैठा रहता। वहीं डेको रुद्र के गालों पे लगातार अपनी उंगलियां फेर रहा था। ये देख विराट गुस्से में तिलमिला गया। वह झट से उठकर डेको का हाथ पकड़ के झटक देता है। ये क्या हरकत है? क्या तुम भूल गए हो माय लॉर्ड के साथ कैसा व्यवहार करना है? तुम्हारी जो गर्मी है ना, इसे अपनी उन औरतों पे निकालो जिनको तुमने अपना गुलाम बना के रखा है। विराट के बात पर डेको कुछ नहीं कहता। वह बस एक फीकी मुस्कुराहट देते हुए अपने सोफे से खड़ा होकर रुद्र के बगल में बैठकर उसके थाई पर अपने हाथ रख देता है। रुद्र इस बार भी कुछ नहीं कहता, पर विराट का पारा चढ़ जाता है। वहीं मणिका और आरव दोनों की हालत कुछ देखने लायक नहीं थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार चल क्या रहा है। तभी रुद्र डेको का हाथ झटककर दूसरी ओर चल देता है और वहीं खड़े बाकी के पिशाच उसे कुछ भी नहीं कहते और रुद्र डेको के मैंशन में ऐसे घूम रहा था जैसा उसे मालूम हो कि कहाँ पर क्या है। उसके पीछे डेको भी चल देता। वह बार बार रुद्र के करीब हो उसे लिपटता जा रहा था। डेको की हरकत पर रुद्र ने उसे कुछ कहा नहीं, पर बीच बीच में उसे खुद से दूर कर दे रहा था। रुद्र के हाथ झटकने पर डेको एक शैतान की तरह मुस्कुराता हुआ कहता है, रुद्र अगर अद्विका चाहिए तो मेरे साथ कमरे में चलो, मैंने कुछ अच्छा सा इंतज़ाम कर रखा है। अगर आपको हमारी स्टोरी पसंद आई हो तो स्टोरी को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर दें ताकि हमारे सारे वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। धन्यवाद।